वेलकम टू फाइव फिंगर क्लासेस की पढ़ा सीरीज़ जिसका 22 पार्ट्स आपके सामने हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंट MCQs जो आपकी आने वाली शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के साथ साथ जो आपकी DLED और B.Ed की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। वो सीरीज़ आपके सामने आ रही है और अलग तरह के भिन्न भिन्न प्रश्न जो बाल विकास, शिक्षा मनोविज्ञान, ग्रोइंग अप एज ए लर्नर या अधिगमकर्ता का विकास एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित हैं, ये सब आपके सामने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि स्मृति में वृद्धि करने के लिए कौन सा उपाय उपयोगी है। तो अधिगम में वृद्धि करने के लिए नियमित पुनरावृत्ति करना ये अति आवश्यक है, अर्थात निरंतर अभ्यास और पुनरावृत्ति स्मृति को सुदृढ़ बनाते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने कि प्रेरणा का अर्थ है मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो मीनिंग ऑफ मोटिवेशन जो है वह है किसी कार्य को करने की इच्छा। अगर ये प्रश्न आपके सामने वन वर्ड में आता है तो आप इसको एक लाइन में या एक सेंटेंस में आराम से लिख सकते हैं कि प्रेरणा वह मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि प्रेरणा को एक मानसिक स्थिति बताया गया है जो व्यक्ति को किसी लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए मोटिवेट करती रहती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि प्रेरणा के प्रकार हैं। यहाँ पर मोटिवेशन के टाइप्स पूछे गए हैं। तो ये दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, एक होता है आंतरिक प्रेरणा और दूसरा होता है बाह्य प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है और बाह्य प्रेरणा को एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज़ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न मिलेंगे और इसीलिए आप इसको बहुत ध्यान से समझिए कि शिक्षक द्वारा दी गई प्रशंसा किसका उदाहरण है। यानी कि कक्षा के अंदर शिक्षक के द्वारा जो छात्र की प्रशंसा की जाती है वह कौन सी प्रेरणा कहलाती है। तो ये बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंतर्गत इसको लिया जाता है। और जब सीखने वाला या अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी स्वयं अपने आप ही प्रेरित होता है तो उसको आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा इसकी व्याख्या में कि बाहरी पुरस्कार, प्रशंसा या डांट बाह्य प्रेरणा के उदाहरण हैं। तो एक प्रश्न से आपको कई जानकारी प्राप्त हो रही है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि मैस्लो, इनका पूरा नाम है अब्राहम मैस्लो, ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये अब्राहम मैस्लो मानवतावादी कहलाते हैं। उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है प्रेरणा का आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत। इसको हायरार्किकल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है और इसको आवश्यकता का अनुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं। इसको मांग सिद्धांत भी या डिमांड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है। यानी कि कई नाम से आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें बताया गया है कि मैस्लो ने आवश्यकता की 5 स्तरों के आधार पर प्रेरणा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यानी कि उन्होंने प्रेरणा आवश्यकता के 5 स्तर बताए। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रेरणा के सिद्धांत के अंदर उन्होंने एक हायरार्की प्रस्तुत की, एक अनुक्रम प्रस्तुत किया जिसको आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत या आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी का पहला स्तर कौन सा है। तो मैस्लो की आवश्यकता श्रेणी का पहला स्तर जो है वह शारीरिक आवश्यकताएं या फिजिकल नीड्स हैं। दूसरा इसमें आता है, सभी बता देता हूँ मैं आपको, दूसरा आता है सेफ्टी नीड्स। तीसरा आता है संबंधन एवं प्रेम की आवश्यकताएं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। चौथा आता है आत्मसम्मान की आवश्यकता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एस्टीम नीड्स। और पांचवा आता है आत्मविश्वास या आत्मविश्वास ना होकर के ये सही शब्द होता है यहाँ पर कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये 5 स्तर जो है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा बताए गए। पहला आवश्यकता अनुक्रम से, पहला शारीरिक आवश्यकताएं, दूसरा जो होगा ये सुरक्षा संबंधी होगा, तीसरा जो होगा वह इसमें दिया हुआ नहीं है, इसको कहते हैं
संबंधन एवं प्रेम की आवश्यकताएं, बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। और चौथा होता है आत्मसम्मान, स्टीम नीड्स। और पांचवा होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, इसको हिंदी में कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत आत्मविश्वास नहीं आता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो व्यक्ति सबसे पहले अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की ज़रूरतों को पूरा करता है, यानी कि शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करता है या शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करता है, और उसके बाद सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, फिर उसके बाद संबंधन संबंधी आवश्यकता, फिर उसके बाद सम्मान संबंधी आवश्यकता, और उसके अंत में आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यहाँ पर आपको एक स्पष्ट बात और बताते चलें, इसका ध्यान रखना है कि प्रारंभिक की 3 आवश्यकताएं, जैसे कि फिजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं और बिलोंगिंगनेस नीड्स हैं, इनको प्रारंभिक आवश्यकताएं कहा जाता है। और इसके अलावा स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स जो है, इनको हाई लेवल की नीड्स कहा जाता है। तो इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि अचीवमेंट मोटिवेशन का अर्थ है। तो अचीवमेंट मोटिवेशन का अर्थ है सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। आप जो सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखते हैं, जैसे कि 27 तारीख से यानी कि कल से आपकी डीएलएड की परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है, और पहला ही पेपर आपका बाल विकास का होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है। तो आप सभी के अंदर ये तीव्र इच्छा होगी सफलता प्राप्त करने की, या एक से बढ़ कर के ज़्यादा नंबर लाने की। तो इसी को ही यहाँ पर अचीवमेंट मोटिवेशन कहा जाता है, यानी कि यह वह प्रेरणा है जो व्यक्ति को उच्च प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है। तो आप समझ गए होंगे इसके बारे में कि अचीवमेंट मोटिवेशन क्या है। अगर एक लाइन में आए तो आप इसको वर्बल लिख सकते हैं कि सफलता प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, या यह वह प्रेरणा है जो व्यक्ति को उच्च प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है। अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि प्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध कैसा है, किस प्रकार का संबंध मोटिवेशन एंड लर्निंग के बीच होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर इनके बीच में एक प्रत्यक्ष संबंध, डायरेक्ट जो कोरिलेशन है इन दोनों के मध्य पाया जाता है। इसमें बताया गया है व्याख्या में कि जितनी अधिक प्रेरणा होगी उतना ही अधिक अच्छा अधिगम होगा। यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है कि लर्निंग मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग। ये एक परिभाषा है, एक कोटेशन है, या एक कथन मान लीजिए कि मोटिवेशन इज़ द सुपर हाईवे ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने के लिए एक राजमार्ग जो है वह अभिप्रेरणा होता है। ये स्किनर नाम के जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा ये कथन दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अक्सर ये जो कथन है एग्जाम में आ जाता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि विद्यार्थी की रुचि किससे जुड़ी होती है। तो विद्यार्थी की जो रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट है, वो प्रेरणा से जुड़ी हुई होती हैं। तो प्रेरणा से ही किसी विषय में रुचि उत्पन्न होती है। आगे बढ़ते हैं कि ड्राइव शब्द प्रेरणा से संबंधित है, इसका अर्थ है। तो ड्राइव शब्द जो प्रेरणा से संबंधित, इसका अर्थ है कि बल या ऊर्जा जो कार्य करने के लिए प्रेरित करे, यानी कि एक फोर्स होती है, एक एनर्जी होती है व्यक्ति के अंदर जो उसको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ड्राइव आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य की ओर अग्रसर करती है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि बाल्यावस्था जीवन का स्वर्ण काल है, ये कथन किसका है। तो ये रूसो ने ये कथन दिया है। अगला प्रश्न है, फ्रॉइड के अनुसार बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का विकास किस पर आधारित होता है। तो बाल्यावस्था में जो व्यक्तित्व का विकास है वह मानसिक और यौन प्रेरणाओं पर आधारित होता है। अगले प्रश्न की तरफ को बढ़ते हैं। कोशिश करता हूँ कि कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो जाए कि बाल मनोविज्ञान का औपचारिक अध्ययन सबसे पहले कहाँ हुआ। तो ये बाल मनोविज्ञान का जो औपचारिक अध्ययन है सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान में चाइल्ड स्टडी मूवमेंट किसका योगदान है। तो चाइल्ड स्टडी मूवमेंट पर जो योगदान दिया या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो अर्नोल्ड गेसेल के द्वारा बढ़ाया गया। नाम ध्यान रखिएगा, अर्नोल्ड गेसेल।
आगे देखिए, अर्नोल्ड गैसेल ने बाल मनोविज्ञान में किसके रूप दोबारा ध्यान दीजिए कि अर्नोल्ड गैसेल को बाल मनोविज्ञान में किसके रूप में जाना जाता है, तो उनको विकासात्मक मनोवैज्ञानिक माना जाता है। आगे देखिएगा, बाल मनोविज्ञान में चाइल्ड स्टडी मूवमेंट किस सदी में विकसित हुआ, तो ये इसका जो विकास हुआ ये 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रारंभ हुआ। 16वां प्रश्न आपके सामने है कि फ्रॉइड के अनुसार बाल्यावस्था में व्यक्तित्व के किस घटक का विकास होता है, तो यहाँ पर बालक के अंदर जो डायनेमिक पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से। आगे देखिए, बाल मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का क्या उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बाल मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जो मुख्य उद्देश्य वह है व्यवहार सीखने और नियंत्रित करने के नियम ढूंढना। 19वां प्रश्न आपके सामने कि बाल मनोविज्ञान के इतिहास में वॉटसन ने किस प्रयोग के लिए प्रसिद्धि पाई, यानी कि जेबी वॉटसन जो थे वो जो व्यवहारवादी थे और व्यवहारवाद का उन्होंने प्रतिपादन किया। उन्होंने एल्बर्ट नामक बच्चे के भय का अध्ययन किया कि बच्चे के अंदर भय किस प्रकार से उत्पन्न होता है। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न आपके सामने कि अर्नोल्ड गैसेल के अनुसार बाल विकास किस प्रकार होता है, तो अर्नेल जोन्स के अनुसार बाल विकास जो होता है वो आनुवांशिक और जैविक रूप से निर्धारित होता है। तो यहाँ पर आपके सामने 20 प्रश्न आए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बाल विकास के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, इसके अंदर जो कंटेंट दिए जा रहे हैं वो अच्छे लगते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है इसका, और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पसंद आता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।